गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम अर्थात कॉमर्शियल लॉ का टॉपिक भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत ठहराव अर्थात एग्रीमेंट एवं ठहराव का अर्थ, परिभाषा, ठहराव के आवश्यक लक्षण एवं तत्व एवं ठहरावों के प्रकार का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तब हम इसमें आप देखते हैं कि ठहराव किसे कहते हैं और ठहराव की उत्पत्ति कैसे होती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत ठहराव एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठहराव को साधारण भाषा में ठहराव से आशय यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक तथ्य के विषय में पारस्परिक रूप से सहमत हो जाएं तो उसे ही हम ठहराव कहते हैं। ठहराव के अंतर्गत दो या कम से कम दो व्यक्तियों को होना आवश्यक है और ठहराव प्रस्ताव प्लस स्वीकृति के द्वारा ठहराव की उत्पत्ति होती है। ठहराव करते समय ठहराव के दोनों में से कोई भी पक्षकार यह नहीं सोचता है कि इस ठहराव को अनुबंध में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो ठहराव असंख्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के ठहराव होते हैं। अतः ठहराव का जन्म एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने पर प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन मिला के ठहराव बन जाता है। ठहराव क्या है कि जब दो व्यक्ति किसी बात पर किसी एक ही समय में एक ही तथ्य पर कोई कार्य करने अथवा ना करने के लिए सहमत हो जाते हैं उसे हम ठहराव कहते हैं। अब ठहराव की परिभाषा प्रोफेसर लीक ने दी है। उन्होंने कहा है, ठहराव का आशय दो व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से है जो किसी निश्चित विषय पर सहमत होते हैं। दूसरी परिभाषा पोलाक ने दी है। उनके अनुसार ठहराव एक या अधिक पक्षकारों द्वारा दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के लिए कोई कार्य करने अथवा ना करने की कल्पना करता है। तीसरी परिभाषा भी दी है चेट्टी ने। एक स्वीकृत प्रस्ताव ठहराव का निर्माण करता है। और एक अंत में एक परिभाषा है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, जो कि सामान्य परिभाषा के अंतर्गत आती है, प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका ठहराव के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव को जब दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो वह ठहराव बन जाता है। तो दूसरे रूप में कह दें हम, एक ठहराव का जन्म एक व्यक्ति द्वारा कि दूसरी के समक्ष प्रस्ताव रखा जाना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने पर उसका ठहराव का निर्माण हो जाता है। अब ठहराव के आवश्यक तत्व एवं लक्षण क्या क्या हैं वो देखते हैं। ठहराव में कम से कम दो पक्षकारों का होना। ठहराव करने के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। इनमें एक प्रस्ताव रखने वाला और दूसरा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। एक व्यक्ति स्वयं के साथ कोई ठहराव नहीं कर सकता है
ये पूर्ण और बनाम लोवे के मामले में से स्पष्ट है। दूसरी है सहमति। दूसरा तत्व इसका सहमति, कंसेंट। ठहराव के निर्माण के लिए दोनों पक्षकारों में पारस्परिक सहमति अर्थात दोनों पक्षकारों का एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना आवश्यक है, अन्यथा ठहराव का निर्माण नहीं हो सकता है। तीसरा इसका लक्षण आवश्यक तत्व वैधानिक संबंध, लीगल रिलेशंस। किसी भी वैध ठहराव के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों का उद्देश्य आपस में वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न करना होना चाहिए। और चौथा है इसका पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल कम्युनिकेशन। प्रस्ताव के प्रति केवल मानसिक स्वीकृति ठहराव का निर्माण नहीं कर सकती है, अतः ठहराव के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकार पारस्परिक रूप से अपना समान अभिप्राय या विचार की जानकारी एक दूसरे को अवश्य कर दें, तभी वो पारस्परिक संबंध कहलाता है। अर्थात आपस में एक दूसरे के विचारों की जानकारी लेना और देना पारस्परिक संबंध के अंतर्गत आता है। और अगला है परिणाम, पांचवा। ठहराव के परिणाम स्वरूप संबंधित पक्षकार ही पारस्परिक रूप से प्रमाणित होने चाहिए, अन्य कोई पक्षकार नहीं। इस तरह से ये इसके एक विशिष्ट 5 एक लक्षण या तत्व हैं जिनके द्वारा क्या एक ठहराव की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद है आपके ठहरावों के प्रकार। ठहरावों को हमने विभिन्न 8 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सामाजिक ठहराव, सोशल एग्रीमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में अपना जीवन यापन करता है। समाज में रहते हुए कुछ ठहराव मनुष्य द्वारा केवल मात्र सामाजिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से करता है, उनको वैधानिक रूप से लागू करवाने का उद्देश्य नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के ठहराव करता है और सभी ठहरावों का निष्पादन वह नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसे ठहरावों का निष्पादन राज्यों द्वारा भी नहीं करवाया जा सकता है। अतः ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही रहते हैं, जैसे साथ साथ घूमने जाने, साथ साथ खेलने जाने, मंदिर जाने, किसी को भोजन पर आमंत्रित करने, शादी में जाने का ठहराव आदि ऐसे ठहराव हैं जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। अर्थात ऐसे ठहराव ठहरावी होते हैं और वो अनुबंध का रूप कभी भी नहीं लेते हैं। तो ये सामाजिक ठहराव हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, समाज में रहने के लिए, समाज में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ये ठहराव दिन प्रतिदिन असंख्य मात्रा में होते रहते हैं। दूसरा है पारिवारिक ठहराव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य अपना जीवन यापन एक परिवार अर्थात समूह में रहकर करता है। अतः परिवार में रहने वाले सदस्यों के बीच पारिवारिक विषयों के संबंध में होने वाले ठहराव ही पारिवारिक ठहराव कहलाते हैं। यदि किसी पारिवारिक ठहराव का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना हो तो ऐसे ठहराव वैध होंगे और अनुबंध कहलाएंगे। लेकिन यदि पारिवारिक ठहराव का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध करना स्थापित नहीं है, केवल ठहरावी करना है, तो वो ठहरावी रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पति द्वारा पत्नी खुशी के लिए सोने का हार बनाने का ठहराव, पिता द्वारा पुत्र को जेब खर्च देने का ठहराव, पारिवारिक सदस्यों द्वारा एक साथ भोजन करने का ठहराव, पत्नी को सिनेमा दिखाने का ठहराव, पत्नी को मायके भेजने का ठहराव आदि ऐसे सामाजिक पारिवारिक ठहराव हैं जिनका उद्देश्य पक्षकारों के मध्य
वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं होता है, अतः ये ठहरावी होते हैं। अब है अगला बिंदु है, इसमें तीसरा प्रकार के ठहराव है राजनीतिक ठहराव। पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स। राजनीतिक क्षेत्र में कई ऐसे ठहराव होते हैं जिनका उद्देश्य सदस्यों में आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। ऐसे ठहराव कभी भी वैध अनुबंध के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते एवं इस प्रकार के ठहरावों को राजनियम द्वारा परिवर्तित भी नहीं कराया जा सकता। राजनीतिक क्षेत्र में कई ऐसे ठहराव होते हैं जो लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी हो जाते हैं, जैसे धन के बदले एक पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होना, किसी प्रतिफल के बदले सरकार के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने आदि का ठहराव व्यर्थ ही नहीं बल्कि लोक नीति के विरुद्ध भी होने के कारण अवैध होते हैं। इस तरह के ये जो राजनीतिक ठहराव हैं ये ठहरावी रहते हैं, इनमें वैधानिक संबंध करने की इच्छा नहीं होती। अब कई बार क्या है, कोई भी राजनेता अगर किसी भी चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी जन समुदाय की मीटिंग में ये घोषणा करता है कि मैं आपको जीतने के बाद आपके लिए शहर में सड़कें बनवा दूंगा आपकी कॉलोनी में, और आपकी लाइट की व्यवस्था कर दूंगा, नालियों की व्यवस्था कर दूंगा, तो ये ठहराव का कोई औचित्य नहीं है। और इस तरह से राजनीतिक ठहराव अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किए जाने वाले ठहराव राजनीतिक ठहराव कहलाते हैं। अगला है व्यापारिक ठहराव, जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं हो। सामान्यतः व्यापारिक ठहरावों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का होता है, क्योंकि व्यापारिक ठहरावों के द्वारा पारस्परिक रूप से एक दूसरे पक्षकार के विरुद्ध वैधानिक अधिकार प्राप्त करना ही होता है। लेकिन कई बार कुछ अपवादजनक स्थिति में व्यापारिक ठहरावों में ऐसी बातों का उल्लेख हो जिससे स्पष्ट होता है कि पक्षकारों का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, तो ऐसे ठहराव आपके व्यापारिक ठहराव कहलाते हैं। अगला है धार्मिक एवं नैतिक ठहराव। धार्मिक एवं नैतिक रूप में किए गए ठहरावों करने का उद्देश्य सामान्यतः वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं होता है, अतः ऐसे ठहरावों का निष्पादन राजनियम द्वारा सामान्य स्थिति में नहीं करवाया जा सकता है। ऐसे ठहरावों का निष्पादन तो पक्षकारों की भावना, नैतिकता, पारस्परिक सद्भाव, निष्ठा आदि के द्वारा ही संभव होता है। अतः ऐसे धार्मिक नैतिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध करने का नहीं है वे केवल ठहराव ही रहते हैं। जैसे इनके उदाहरण हैं मंदिर के निर्माण के लिए चंदा देने का वचन, धार्मिक यज्ञ में धन देने का वचन, स्वर्ग प्राप्ति हेतु दान देने का वचन, किसी धार्मिक दृष्टि से दान देने का वचन आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। और अगला है बाजी के ठहराव। ऐसे ठहराव सदैव व्यर्थ होते हैं, अतः बाजी के ठहराव मात्र ठहरावी रहते, अनुबंध नहीं बनते। असंभव कार्य करने के ठहराव, ये भी ऐसे ठहराव हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 56 के अनुसार किसी भी असंभव कार्य को करने का ठहराव व्यर्थ होता है, अतः असंभव कार्य करने वाले सभी ठहराव व्यर्थ ही होते हैं। इस तरह से। और अगला इसमें अगर हम एक इसके ठहरावों प्रकार में एक निचोड़ के रूप में कहें, ठहराव असंख्य होते हैं। यानी इस बिंदु से यह बात सामने आती है कि ठहरावों की संख्या अनिश्चित है, असंख्य है, और ठहराव दिन प्रतिदिन के जीवन जीने के लिए विभिन्न व्यक्ति
ठहरावों का निर्माण करते हैं, और कुछ ठहराव तो ऐसे होते हैं जो कुछ घंटे में, 2 घंटे में ही समाप्त हो जाते हैं, या 1 दिन में, 2 दिन में वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ठहराव में से ही, अब इसको हमने चोट रूप में कहे, कुछ ठहराव ऐसे ठहरावों में से ही जिनमें वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व एवं लक्षण होते हैं, वो आगे चल कर के अनुबंध का रूप लेते हैं और अनुबंध के रूप में उनकी परिणति हो जाती है। इस तरह से हमने आपको आज ठहराव का अर्थ, उसकी परिभाषा, ठहरावों के आवश्यक लक्षण और ठहरावों के प्रकार, जो कि हमने ई कंटेंट के माध्यम से समझाया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।